ठंड में जमीन के नीचे अंडा पराठा बेचने वाली गरीब सास बहू। गर्मा गर्म अंडा पराठा खा लीजिए, सभी से सस्ता सास बहू का स्वादिष्ट अंडा पराठा खाइए। तभी मखमली स्वेटर पहने हुए एक अमीर व्यक्ति को जाते देख अनीता उम्मीद लगाकर बोलती है, साहब जी, गर्मा गर्म अंडा पराठा खाना चाहेंगे क्या? बहुत स्वादिष्ट है। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो तुम जैसी गरीब सास बहू के ठेले का अंडा पराठा खाओ। जाओ जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखो, कूड़ा बीनने वाली लगती हो दोनों। बहू, तूने बोला ही क्यों? तुझको तो पता है इन अमीरजादे लोगों को अपनी दौलत का घमंड होता है। इन्हें क्या पता हम गरीब लोग किस दुख मुसीबत से कमाते हैं। मैंने ही गलती कर दी पूछकर माँ जी। आज भी हमने 50 रुपए ही कमाए हैं, अब हम किराए का जुगाड़ कैसे करेंगे? देख लेंगे बहू, देख शाम ढल गई है, कोहरा भी छा रहा है, घर चलते हैं। कस्तूरी और अनीता गरीब सास बहू रोजाना इसी रोड के किनारे अंडा पराठे का ठेला लगाती थी। अनीता 8 महीने की गर्भवती है। ऐसी हालत में जहां उसे आराम करना चाहिए वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटती। आखिरकार उसे अपने अपाहिज पति का इलाज भी तो करवाना है, इसीलिए दोनों खुले सीवर वाली सड़क पर अंडा पराठा बेच रही थी। ऊपर से ठंड का कहर ढाता मौसम दोनों सास बहू की मुश्किलों को और भी बढ़ा रहा था। दोनों ठेले लेकर घर जाने लगती हैं। ठंडी हवाएं दोनों का रोम रोम कपा रही थीं। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर में मकान मालिक खड़ा था। प्रमोद उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मालिक, थोड़ी और मोहलत दे दो मालिक। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? जब किराए देने की औकात नहीं होती तो तुम गरीब लोग तो जाकर रोड पर रहो। भाई मेरा मकान खाली कर दो। कहा है गरीब सास बहू, बुलाओ उन्हें, 5 महीने से किराया नहीं दिया। नमस्ते सेठ जी। सेठ, आपको तो हमारे हालातों का पता है। हम दोनों सास बहू जिस जतन से घर चला रही हैं, और थोड़ी मोहलत दे दो हमें। ठीक है, बस 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं, तब भी किराया नहीं दिया तो दफा हो जाना मेरे घर से। मालिक चला जाता है और पूरा परिवार चिंता में आ जाता है। तभी पारस कपकपाते हुए और रोते हुए पूछता है, माँ, दादी माँ, अब क्या हम लोग रोड पर रहकर भीख मांग कर खाएंगे? बोलो ना माँ, मुझे ठंड में सड़क पर नहीं रहना है। अनीता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मेरे कलेजे के टुकड़े, ये हमारा घर है, हम इसी में रहेंगे। मगर इतनी कम मोहलत में किराए का जुगाड़ कहाँ से होगा? एक तरीका है बहू, कल से हम हाई फाई सोसाइटी में अपना अंडा पराठा बेचने चलते हैं। सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक फेरी लगाएंगे तो बिक्री हो जाएगी। ठंड के मौसम में तो अंडे हर कोई बड़े चाव से खाता है। सुबह सुबह 4 बजते ही दोनों ठेला तैयार करके सोसाइटी में आती हैं। देख बहू, अच्छा मौका है, चौकीदार सो रहा है, धीरे से ठेला निकाल लेते हैं। जी माँ जी, करती हूँ, ये हमारी आखिरी उम्मीद है, इसे हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। जैसे दोनों गेट के अंदर आती हैं, तभी सोसाइटी के कुत्ते अंडे की खुशबू से उनके चारों तरफ इकट्ठा होकर तेज तेज भौंकने लगते हैं। हे भगवान, ये कुत्ते कितने खतरनाक से हैं, कहीं काट ना ले। इतने में चौकीदार जाग जाता है और दोनों को भगाने लगता है। अरे ओ गरीब सास बहू, ये चोरों की तरह अंदर क्यों घुस रही थी? चोरी करना चाहती थी? नहीं नहीं भैया जी, हम गरीब हैं मगर चोर नहीं, बस अपना अंडा पराठा बेचने आई थी। देखो तुम दोनों के कारण मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, चलो जाओ यहाँ से। दोनों निराश होकर उसी सड़क पर लौट आती हैं और फिर 1 हफ्ते बाद मालिक आता है घर पर। चलो चलो, 1 हफ्ते की मोहलत खत्म हो गई, अब निकल जाओ मेरे घर से। मकान मालिक उनका सारा सामान उठा उठाकर फेंक देता है। दोनों सास बहू बहुत रोती बिलखती हैं। सेठ, बाहर तेज की ठंड हो रही है, इतनी ठंड के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? हमसे ये छत मत छीनो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। बस बस, जितना मर्जी हाथ पैर जोड़ो, तुम्हारी दाल अब नहीं गलने वाली। अनीता अपनी मुर्गियों के झुंड और बाकी बचा हुआ उस दिन का सारा अंडा पराठा और सामान लेके परिवार के साथ भयंकर सर्दी में सुनसान सड़क पर दर दर भटकने लगती है। हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। मुर्गियों का झुंड ठंड से कुकड़ू कू कर रहा था। तभी एक मुर्गी चलते चलते जाकर गटर में गिर जाती है। माँ, माँ, हमारी मुर्गी इस गटर में गिर गई, मेरी मुर्गी को निकाल कर ले आओ माँ, वरना वो मर जाएगी।
रो मत पारस, मैं ले आती हूँ हमारी मुर्गी को। बहू तू होश में तो है, तुझको पता भी है गटर कितना गहरा होता है, पूरी दुनिया का संडास मल मूत्र इसी में जाता है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू गर्भवती है। माँ जी मुझको कुछ नहीं होगा। बहू गटर में कूद जाती है, मगर गटर के अंदर की दुनिया उसे हैरान कर देती है। जमीन की उस गहराई में गटर के अंदर एक बड़ी संख्या में गरीब लोग रह रहे थे, जो कि डरे सहमे से दिख रहे थे। तभी एक कमजोर बुढ़िया रोते हुए बोलती है, अब क्या तुम हम गरीबों को इस जमीन के अंदर से भी निकाल कर फेंकने आई हो? कभी हमें रोड से भगाने लगते हैं तो कभी हमारी झुग्गियां तोड़वा देते हैं। हम गरीब जाएं तो जाएं कहाँ? काकी ये जमीन आपसे कोई नहीं छीनेगा, मैं आप सबकी मजबूरी समझती हूँ। बहू तो ठीक तो है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ जी मैं सही सलामत ही हूँ, आप तीनों भी अंदर आ जाइए, यहाँ बहुत से लोग हैं। कस्तूरी सबको लेके अंदर आती है। तभी भूख से तड़पते लोग अंडा पराठा देखते हैं और एक गरीब का बच्चा खाना मांगता है। मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, एक पराठा खिला दो ना। जमीन के अंदर बसी गटर की जिंदगी देखकर दोनों सास बहू अपनी गरीबी भूलकर उन सबको भरपेट अंडा पराठा खिलाती हैं। तभी एक आदमी बोलता है, अरे बहुत शुक्रगुजार है हम तुम्हारी बहन जो भूखे को रोटी दी, वरना इस गटर के अंदर नरक सी जिंदगी से तो मौत भली है। ऐसा मत कहिए, भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है तो जीना तो पड़ेगा। हम गरीब सास बहू अब इसी जमीन के अंदर अपना अंडा पराठा आप लोगों को सस्ते रेट में बेचेंगी, क्योंकि हम सब भी जिस दुख से गुजर कर आए हैं उसमें ये तो समझ ही गए हैं कि अमीरों के लिए गरीबों की कोई कदर नहीं है, इसलिए हम लोग ही एक दूसरे की ही मदद करेंगे। आप लोग मेहनत कीजिए। अब सब लोग जमीन के अंदर से रोजाना बाहर आते और मजदूरी करके शाम ढले सीवर के रास्ते अंदर आ जाते, जहां गरीब सास बहू उन्हें ताजा और स्वादिष्ट अंडा पराठा बेचती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बहू कभी नहीं सोचा था कि इस तरह जमीन के अंदर रहकर हमारे कमाने का जरिया बन जाएगा। माँ जी सच कहूँ तो इस जमीन के अंदर को दुनिया तकलीफ भरी तो है, लेकिन हम सब गरीब लोग सताए तो नहीं जा रहे, सुकून की रोटी खा रहे हैं। भगवान सबको रोटी दे। बहन ये लो 20 रुपए, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, 2 अंडा पराठा दे दो। हाँ भी लीजिए, ये लो बेटा 2 तुम्हारे अंडा पराठा, और ये बहन लो तुम मेरी तरफ से, इसकी कीमत देने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया बहन तुम्हारा। अब ऐसे ही शाम होती है तो सब लोग अपने कामों से उस गटर में आते हैं, जिनके आने से पहले ही सास बहू अंडा पराठा बनाकर तैयार कर लेती है। इतने में सब लोग उनके पास आ जाते हैं, लाइन लगाकर अंडा पराठा खरीदने लगते हैं। सब लोग पहले कुर्सी पर बैठे प्रमोद को पैसे देते हैं और फिर सास बहू से अंडा पराठा लेते हैं। ये लो भाई 20 रुपए, 2 अंडा पराठा है ना? अनीता भाई साहब के 2 अंडा पराठा है। ठीक है ये लीजिए भाई साहब। अंकल ले लो पैसे। आंटी आंटी बहुत भूख लग रही है, कंदा पराठा मुझे भी दे दो। ये ले बेटा, और ये एक और ले, अब जा। थैंक यू आंटी। ऐसे ही एक बड़ी लाइन में लगे लोग पहले प्रमोद को पैसे देते और फिर सास बहू से अंडा पराठा खरीदते हैं, और देखते ही देखते सास बहू के अंडे कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं। माँ जी देखो अंडा पराठा खत्म हो गए, अब मैं कुछ हम सबके लिए बना लेती हूँ, हम सब भी खा लेंगे। हाँ बहू बना ले, जब तक मैं यहाँ से सफाई कर देती हूँ। मुर्गियों के पंख कितने गिरे हैं, ये अंडे से थैली भर गई है। मैं अब भी मदद करता हूँ। ठीक है तू मुर्गियों को एक तरफ कर दे। ऐसे ही दादी पोता सफाई करते हैं और फिर अंडा पराठा खाकर सब वहीं बिछौना डालकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन आदित्य नाम के एक लड़का तेज रफ्तार से सड़क से बाइक चलाकर जा रहा होता है। तभी कोहरे में उसे आगे की सड़क धुंधली दिखने के चलते बाइक पलट जाती है और वो भी खुले सीवर में गिरकर जख्मी हालत में अंदर गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को जमीन के अंदर गरीबों के बीच में पाता है। अरे मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? तुम जमीन के अंदर गटर में हो बेटा, हम गरीबों की दुनिया में। तुमको भूख लगी होगी, ये अंडा पराठा खा लो। अरे खा लो भाई, बहुत लाजवाब अंडा पराठा बनाती है कस्तूरी काकी और अनीता बहन, खा लो। आदित्य पराठा खाने लगा। वो सबकी शक्लों को देख रहा था। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, जगह जगह कूड़े का ढेर और एक गंदी दुर्गंध भी थी। लोगों की सूरत मुरझाई हुई थी, कपड़े मैले जरूर थे लेकिन सभी के दिल साफ थे।
उनकी तकलीफों भरी जिंदगी देखकर आदित्य की आंखों से आंसू निकल आए। किसी ने ठीक कहा है, गरीब लोगों से ज्यादा दिलदार इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं जो खबरें छापता हूं। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं वादा करता हूं आप सबको इस जमीन के अंदर से जल्द निकाल कर सम्मान दिलवाऊंगा। सच में बेटा, तुम सरकार से हम गरीबों के लिए अर्जी लगाओगे? तुम्हारा उपकार मानेंगे हम। सारी जिंदगी जमीन के अंदर रहना बड़ा कठिन है। इतना बोलते हुए आंखों से बहते हुए आंसुओं में उन लोगों का दुख दर्द छलक पड़ा। आदित्य ने गरीब सास बहू का मददगार स्वभाव को देखकर वहां की तस्वीरें ली और उसे अखबार के पहले पन्ने पर छाप दी, जो कि एक बड़ी सुर्खियां बन गई और सरकार की नजर उन पर गई, जिसके बाद सब गरीबों को जीने के लिए रोजगार प्रदान किया गया और गरीब सास बहू को एक बड़ी राशि मिली, जिससे उन्होंने अंडा पराठा के व्यापार में लगाकर उसे और बढ़ा दिया। उनके साथ साथ कई गरीबों का भी भला हुआ। दीदी, कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी। आज हम सबको अपने हाथ का कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो ना। मैं नहीं बना रही कुछ, बहुत थक गई हूँ, तो खुद बना ले। यहाँ पर कुछ भी करने में तुझे आलस आ रहा है। ससुराल जाएगी ना, तब तेरे मुंह से ये तक नहीं निकलेगा कि मैं नहीं कर रही। ससुराल में तो मेरी चार नंद है, वो भी जवान है। वो तो मुझे पलकों पर बैठा कर रखने वाली है, एक काम भी नहीं करने देंगी। सच में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई हो भी नहीं सकता। इसी तरह प्रीति कुछ दिनों बाद शादी करके ससुराल आ जाती है। भाभी, कब से इंतजार था आपका, आखिरकार भाभी आ गई हैं। भाभी, आप तो मेरी फेवरेट हो। रहने दे, भाभी मेरी फेवरेट है और मैं ही भाभी की फेवरेट हूँ। तुम दोनों बस झगड़ते रहो, भाभी खुद ही बता देंगी कौन उनकी फेवरेट नंद है। तो भाभी पर छोड़ दो ना। अरे तुम भी कैसी हो, अभी तुम्हारी भाभी को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, घर में कदम ही रखा है, तुम चारों लड़ने लग गई। कभी तो शांति से रह लिया करो। भाभी, आप थक गई होंगी ना, चलो हम आपको आपके कमरे में लेकर चलते हैं। सच में जैसा मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा अच्छी है मेरी चारों नंदे। मेरे बारे में इतना सोचती हैं, इतना ख्याल रखती हैं। प्रीति को उसकी नंद काफी पसंद आती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। आज मुझे अपना ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि सब मेरी तारीफ के पुल बांधे। वैसे भी मेरी चारों नंद तो मुझे इतना प्यार करती ही हैं। प्रीति रसोई में खड़ी हुई थी कि तभी उसकी चारों नंद आती हैं। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे तुम चारों इतनी जल्दी उठ गई? अच्छा, वैसे तुम ही बता दो कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाभी, आप ना मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। मुझे आलू के पराठे और धनिया पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। भाभी, मेरे लिए सैंडविच बना देना, और हाँ, मेयोनीज वाला सैंडविच बनाना। भाभी, मेरे लिए शाही पनीर बना दो, मुझे शाही पनीर बहुत ज्यादा पसंद है। और स्वीटी दीदी के लिए मटर पुलाव बना देना। भाई और माँ के लिए आप सरसों का साग बना दो। इतना सारा खाना? हाँ भाभी, आज आपकी पहली रसोई की रस्म में इतना तो बनाना ही पड़ेगा ना। अगर आपकी पहली रसोई की रस्म नहीं होती ना, तो हम आपकी मदद कर देते। कोई बात नहीं, तुम चारों ने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। मैं सबके लिए सबकी मनपसंद का खाना बना दूंगी। भाभी और द बेस्ट, आपसे अच्छी कोई और भाभी तो हो ही नहीं सकती। हम बहुत ही किस्मत वाली नंद है। प्रीति खाना बनाने लगती है। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है। भाभी, भैया और माँ के लिए कुछ और बना देना। हम भैया और माँ का भी खाना खा गए, पता ही नहीं चला आपने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। खाते गए कब खत्म हो गया ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब खा लिया तो क्या ही कर सकते हैं, मैं उनके लिए दोबारा बना दूंगी। इसी तरह अब हर रोज चारों नंद प्रीति से खाना बनवाने लगती हैं। भाभी, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख लग रही है। सुबह का खाना बचा तो है, वही गर्म करके खा लो ना। भाभी, आप भी कैसी बात करती हैं? बासी खाना ठंड में तो गले से नीचे भी नहीं उतरता, और आप वही खाने की बात करिए। आप कुछ फ्रेश बना दो, एक काम करो, सूप बना दो। लेकिन मुझे ठंड लग रही है। तो क्या हुआ भाभी, थोड़ी देर की तो बात है, ठंड लग रही है। ना चाहते हुए भी प्रीति रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी वहाँ दीक्षा आती है। अच्छा वो भाभी, आप मुझे रसोई में मिल गई। वो क्या है ना, आज मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है, तो आप मैगी बना दो। मैं सबके लिए सूप बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग से नहीं बनाऊंगी। नहीं भाभी, आप मेरे लिए मैगी बना देना। प्रीति अपनी चारों नंद के लिए अलग अलग खाना बनाती है और चारों बाहर हीटर लगाकर कंबल ओढ़कर टीवी देख रहे थे। तुम चारों को शर्म नहीं आती है? वहाँ तुम्हारी भाभी रसोई में लगी हुई है, इतनी ठंड में काम कर रही हो, तुम चारों यहाँ आराम कर रही हो। अरे अपनी भाभी की मदद करवा दो। माँ, भाभी तो वैसे भी इस घर में इसीलिए आई है ना, ये तो उनका ही घर है। माँ, आप भी भाभी की साइड क्यों लेती रहती हो? अरे हम भी आपकी बेटी है, हमारे लिए भी कभी कुछ बोल दिया करो। तुमसे तो बोलना ही बेकार है, बेचारी बहू। प्रीति रसोई में खाना बनाकर हटी ही होती है कि तभी सोनम आती है।
भाभी वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त का बर्थडे है तो आप उसके लिए हॉट चॉकलेट केक बना दो ना। तुम्हें क्या मैं काम वाली बाई नजर आ रही हूँ? अभी जस्ट मैं हटी हूँ काम करके और तुम दोबारा आ गई कि ये बना दूं। तो क्या हो गया, अब मैं बाहर से खरीदूंगी, वो बासी केक रहता है और मेरी दोस्त को बाहर वाला अच्छा भी नहीं लगता। आप तो बहुत टेस्टी बनाती हो केक, आप ही बना दो ना प्लीज भाभी, आप तो फेवरेट हो मेरी। और आप भी ऐसा करोगी क्या? सब जानती हूँ, ये मस्का लगाकर मुझसे काम करवाती रहती है। जाओ अब बना दूंगी। प्रीति फिर से रसोई में लग जाती है। कुछ दिनों बाद दीक्षा और स्वीटी दोनों ही सुबह के 4 बजे अपनी भाभी को उठाने लगते हैं। भाभी उठो, उठो ना भाभी, भाभी जल्दी उठो ना, मैं लेट हो रहा है। इतनी आवाज लगाने के बाद प्रीति अपने कमरे से बाहर निकलती है। ये क्या है, रात के 4 बजे तुम लोगों ने मुझे क्यों उठा दिया? इतनी ठंड लग रही है, अच्छा खासा मेरा बिस्तर गर्म हो रखा था, तुम्हारी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। भाभी रात के नहीं, सुबह के 4 बज रहे हैं और वैसे भी हमें अपनी ट्रिप के लिए जाना है, तो आप हमारे लिए कुछ नाश्ता बना दो ना, हमें ट्रिप पर लेकर भी जाना है। तुम दोनों क्या पागल हो? ये कोई टाइम है मुझे अब बता रहे हो तुम ये सब? अरे कल क्यों नहीं बताया? और ट्रिप तुम्हारी है तो मैं क्यों काम करूं? भाभी आप नहीं करोगी तो कौन करेगा? आप भी तो सोचो ना, हमें स्कूल की ट्रिप के लिए जाना है और वैसे भी ये लास्ट स्कूल की ट्रिप है, इसके बाद तो कुछ होगा भी नहीं। प्लीज भाभी चलो ना, जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं तैयार होने। प्रीति मुंह बनाते हुए रसोई में आती है। इन लोगों ने तो हद ही कर दी अब। अरे मैं कुछ कह नहीं रही हूँ लेकिन ये तो फायदा ही उठाए चले जा रहे हैं। कभी ये कर दो कभी वो कर दो, ठंड क्या बस ही नहीं लगती है? मुझे कभी ठंड नहीं लगती। कुछ दिनों बाद प्रीति की तबीयत ठीक नहीं होती है, फिर भी प्रीति को काम तो करना ही पड़ रहा था। भाभी आप ना ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बना दो, बहुत सही रहते हैं सर्दियों में। हाँ हाँ बिल्कुल, सर्दियों में क्या, तुम चारों के लिए तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बनाना सही होता है। भाभी आप ताना दे रही हैं या सच बोल रही हैं? नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पैरों में भी सूजन है, तुम खुद बना लो। भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हो? सच में ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू सबके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी तो तबीयत खराब है, फिर तो आपको और खाना चाहिए। मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। बना दूंगी, मैं तो आई ही यहाँ खाना बनाने हूँ। प्रीति इस तरह फिर काम करने लग जाती है। ये मेरी नाक से खून कैसे निकल रहा है? माँ भाभी सब कहाँ हो? आओ ना जल्दी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सब लोग चारों नंद के कमरे में आ जाते हैं। हाय मेरे पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है? 4 बार बाथरूम चली गई हूँ, ठंड और लग रही है। तुझे ठंड की पड़ी है? अरे मेरे मुंह में छाले पड़ गए, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा। तुम सबको ये क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि अगर हम ज्यादा गर्म या फिर ओवर खाना खाते हैं तो ही हमारे साथ ये सब होता है, और कई दिनों से तो हम वही खाना खा रहे हैं। कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा? कहीं मुझे भी तो तुम लोगों की तरह कुछ हो नहीं जाएगा ना? तीनों की हालत खराब थी। ये सब देखकर स्वीटी भी चुप हो जाती है। भाभी ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे अगर हम ज्यादा खा रहे थे तो आपको तो हम पर रोक लगानी चाहिए थी ना। सच में भाभी आप तो चाहती हो कि हमारी तबीयत खराब हो जाए। तुम सब बस करो। अरे तुम अपनी भाभी के बारे में नहीं सोचती हो? उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसके पैर सूज रहे थे, तुमने फिर भी काम कराया, और जब तुम्हें दिक्कत होने लगी तो अभी भाभी की गलती है। तुम लोगों ने अपनी भाभी के लिए नहीं सोचा ना, तो अब क्यों तुम भाभी पर इल्जाम लगा रही हो? खाने की फरमाइश तो तुमने की थी। सच में तुम इतनी मतलबी हो जाओगी मुझे नहीं पता था। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, हम बहुत मतलबी हो गए थे। भाभी हमें माफ कर दो, हमारी वजह से आपको भी कितनी परेशानी हुई है ना। इसी के साथ अंत में चारों नंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो माफी भी मांगकर सब ठीक कर देती हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।